Hello everyone, myself CA Rohit Falwani. We hope you and your family are safe and doing well. We have got a good response from previous webinars on Indias. Hope we have clarified all the doubts and queries and we are happy to help you and guide you again. So I'm back with Indias. Today in this webinar I will be discussing about India's 38 intangible assets. Before discussing India's 38, I will first give a short introduction of myself. I'm a chartered accountant and we have conducted various workshops on Indias, and we have also provided training to corporates with respect to Indias, and we help them educate and guide them to implement Indias, which is converged with IFRS. I shall request you to post your queries in the comments section below so that we can reply to your queries at the end of this webinar. Do subscribe to our channel for receiving regular updates. With this short introduction, we will start with our Indias 38. First, I will tell you what is an intangible asset and then we will move towards PPT. The general meaning of intangible is without physical substance. There are some assets that may not have a physical substance but are still a valuable resource for an entity. They enable to run business efficiently and earn profit in the same manner as tangible assets do. Before discussing intangible assets, it is important to know the meaning of asset in accounting. To become an asset, it should be controlled by an entity as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow. There are two conditions to be satisfied to become an asset. First, controlled by an entity, and second, from which future economic benefits are expected to flow to the entity. So I have told you what an asset means. Now we will move towards the PPT and see what is an intangible asset. India's 38 intangible assets. पहले तो स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड हमें क्या बोलता है. तो स्टैंडर्ड हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता है कि इनटेंजिबल एसेट की कैसे करना है. ये स्टैंडर्ड हमें बताएगा कि इनटेंजिबल एसेट को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, क्या क्राइटेरिया है रिकॉग्निशन की. फिर हमें स्टैंडर्ड ये बताता है कि उसको मेजर कैसे करना है, ठीक है, और उसके बारे में डिस्क्लोजर्स देता है. डिस्क्लोजर्स बोलता है क्या क्या डिस्क्लोजर करना है इंटेंजिबल एसेट के बारे में. तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड का. दोस्तों इंटेंजिबल एसेट क्या होता है पहले वो देख लेते हैं, डिटेल में देखेंगे. इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस. अब ये आइडेंटिफाइबल का क्या मीनिंग होता है? आइडेंटिफाइबल का मीनिंग ये होता है कि वो एसेट सेपरेबल होना चाहिए. एग्जांपल देता हूँ आपको. कंप्यूटर परचेज किया, उसके बाद सॉफ्टवेयर भी मिला. हमको ये देखना है कि हम जब कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसका सॉफ्टवेयर अलग से रिकॉग्नाइज करते हैं क्या, वेदर इट इज सेपरेबल और व्हाट फ्रॉम द कंप्यूटर, पहले वो देखना है. सेपरेबल है तो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, सेपरेबल नहीं है तो उसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे, उसका अलग से रिकॉग्निशन कैसे करेंगे. इसलिए बोलता है स्टैंडर्ड की इनटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल मीनिंग सेपरेबल. सेपरेबल है, सेपरेट कर सकते हैं, तो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट. नॉन मॉनेटरी एसेट भी बोलता है, इट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस. तो नॉन मॉनेटरी एसेट क्या होता है? नॉन मॉनेटरी एसेट वो एसेट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है. डेटर्स से हमको पता है कि
₹1000 का डेटर है तो ₹1000 आने वाला है, तो वो मॉनेटरी है। ये बोलता है आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट, कितना आएगा पता नहीं, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। वही फिजिकल सब्सटेंस का क्या मीनिंग होता है, देख नहीं सकते, ठीक है, टचेबल नहीं है। तो यस, एन इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल मतलब सेपरेबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। अब हम फ्लैट खरीदते हैं, और एक एग्जांपल देता हूं, हम फ्लैट खरीदते हैं तो हम बोलते हैं कि हमको सी फेसिंग फ्लैट्स चाहिए, तो सी फेसिंग फ्लैट्स के लिए वो अलग पैसा लेगा ना एक्स्ट्रा, कि जो सी फेसिंग नहीं है फ्लैट्स का कि उतना ही लेगा। तो वो देखना पड़ेगा कि सी फेसिंग फ्लैट्स के लिए हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो अब उसमें एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं तो उसमें आइडेंटिफाइबल है क्या इंटेंजिबल एसेट, कितना कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, कैसे पता चलेगा सी फेसिंग के लिए, तो इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल, मेजर ही नहीं कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो पहले ये देखना है कि वेदर इट इज आइडेंटिफाइबल मीनिंग सेपरेबल, और वो नॉन मॉनेटरी एसेट होना चाहिए विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स कैन बी अक्वायर्ड बाय, intangible assets can be acquired by cash by separate purchase as part of a business combination। ये हम Ind AS 103 में देखेंगे कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइम पे हम जब intangible assets एक्वायर करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, कौन से वैल्यू पे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, वो Ind AS 103 में देखेंगे। बाय वे ऑफ अ गवर्नमेंट ग्रांट Ind AS 20 में कवर होता है वो। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स हम देखेंगे, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में कैसे करना है उसको अकाउंटिंग, और बाय सेल्फ क्रिएशन इंटरनली जनरेट होता है एसेट, उसको देखेंगे रिकॉर्ड करना है नहीं करना है, करना है तो कैसे करना है। रिकॉग्निशन, an intangible asset shall be recognized only if it is probable that expected future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the entity। रिकॉग्नाइज कब करना है, दो कंडीशन है, हमको पता है उससे बेनिफिट मिलने वाला एंटिटी को तो रिकॉग्नाइज कर दीजिए सर जी, और हमको पता है वो एसेट को कितने पे रिकॉग्नाइज करना है, मतलब कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, हमको पता होना चाहिए कि ये एसेट से हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलना चाहिए, मिलेगा, और वो एसेट को कितने पे रिकॉग्नाइज करना है वो भी हमको पता है। तो दोनों कंडीशन से रिकॉग्नाइज पता चल गई तब हमें रिकॉग्निशन करना है इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट क्या है, इनिशियल मेजरमेंट, इंटेंजिबल एसेट को कॉस्ट पे मेजर करना है। ठीक है, हम जब कॉस्ट की बात करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, परचेज प्राइस। ठीक है, परचेज प्राइस लेना है, और वो ड्यूटीज या परचेज टैक्सेस जिसका रिफंड नहीं मिलता हमें उसको ऐड करना है हमें। जीएसटी लगाया सामने वाले ने, सॉफ्टवेयर जीएसटी लगाया, रिफंड नहीं है समझो उसका, या ड्यूटीज है उस पर जो नॉन रिफंडेबल, तो उसको ऐड कर दीजिए उसमें। और क्या डिडक्ट करना है, ट्रेड डिस्काउंट्स और रिबेट्स। ठीक है, और क्या ऐड करेंगे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, जो कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वो कॉस्ट ऐड करेंगे। जैसे समझो कि कोई कॉस्ट लगी है एसेट अक्वायर करने के लिए, अगर वो एसेट अक्वायर नहीं होता तो कॉस्ट लगती नहीं, ऐसा है। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, जो यूज करने वाले हम वो एसेट, वो यूज तैयार होने के लिए जो कॉस्ट लगती है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, वो हमें ऐड करना है। इंटेंजिबल एसेट एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्या है, अब मैंने बोला था कि बिजनेस कॉम्बिनेशंस में इंटेंजिबल एसेट
अक्वायर करते हैं तो उसको हम फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो वो इंड एस 103 में कवर होता है। इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशंस, उसमें देखेंगे कि उसकी फेयर वैल्यू कैसे निकले। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल। अब कई सालों से बिजनेस कर रहे हो तो एक गुडविल जनरेट हो जाती है कंपनी की। तो वो इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो आपने जनरेट की है, जो आपने सर्विस इतने साल से दी है, अच्छी सर्विसेज दी है आपने, तो वो गुडविल जो जनरेट हुई है कंपनी की, जो आपने खुद ने जनरेट की है, तो वो रिकॉग्नाइज करनी नहीं है एसेट। क्यों? क्योंकि आप कौन से अमाउंट पे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे? रिकॉग्निशन की दो कंडीशन थी। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलना चाहिए, वो तो चलो मिल जाएगा, लेकिन कॉस्ट, इस कॉस्ट को हम मेजर कर पाएंगे क्या, वो देखना पड़ेगा। हम कॉस्ट को कैसे मेजर करेंगे? आपने कंपनी इतने साल से चला रहे हो, गुडविल क्रिएट हो गई है कंपनी की, वो गुडविल को कौन से अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करोगे? तो कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, तो इसलिए उसको नहीं रिकॉग्नाइज करना है एसेट। तो ये स्टैंडर्ड क्लेरिफाई करता है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। अब एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की बात करते हैं। यही सेम चीज हमने पढ़ी थी इंड एस 16 में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, वही चीज यहाँ पे भी पढ़ेंगे। क्या कैसे करना है जब एक्सचेंज होता है एसेट? तो वो इंटेंजिबल एसेट जब एक्वायर करते हैं इन एक्सचेंज फॉर अ नॉन मॉनेटरी एसेट, कोई एसेट दिया और हमने इंटेंजिबल एसेट एक्वायर किया एक्सचेंज में, तो उसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे? उसकी मेजरमेंट होगी फेयर वैल्यू पे। वो इंटेंजिबल एसेट जो एक्वायर किया है उसकी मेजरमेंट होगी फेयर वैल्यू पे। लेकिन ऐसी दो सिचुएशन है जिसमें वो एसेट की रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू पे नहीं होगी। वो दो सिचुएशन कौन सी है? पहली सिचुएशन, द एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। इसका क्या मीनिंग होता है? द एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, इसका क्या मीनिंग होता है? मतलब कि आपको याद है मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंड एस 16 उसमें मैंने आपको बोला था, मैंने मारुति कार दिया एक्सचेंज में, मैंने मारुति कार लिया, मेरे को कंपनी में वो एक्सचेंज के बाद कैश फ्लोस में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एक मारुति कार गई, दूसरी मारुति कार आ गई, तो एक्सचेंज में वो ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज के कुछ मेरे को कंपनी में फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। तो इनटेंजिबल एसेट के लिए भी वही क्राइटेरिया, इनटेंजिबल एसेट को फेयर वैल्यू पे करना है रिकॉग्निशन, पर दो सिचुएशन में फेयर वैल्यू पे नहीं होगा। फर्स्ट सिचुएशन, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, कैश फ्लो में कुछ हमको फायदा नहीं हुआ कंपनी में, या कुछ अफेक्ट नहीं हुआ, फायदा नहीं बोलेंगे, कुछ अफेक्ट नहीं हुआ कंपनी में। सेकेंड सिचुएशन क्या है? द फेयर वैल्यू ऑफ नीदर द एसेट रिसीव्ड नॉर द एसेट गिवन अप इज रिलायबली मेजर्ड। दोनों एसेट गिवन अप या एसेट रिसीव, दोनों की फेयर वैल्यू को हम रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे। तो ये दो सिचुएशन में फेयर वैल्यू पे रिकॉग्निशन नहीं करना है इंटेंजिबल एसेट। तो किस पे मेजर करेंगे सर जी? बुक वैल्यू पे करो, कैरिंग वैल्यू पे करो, कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप उस पे करो। ठीक है, रिसर्च फेज, मैंने बोला था आपको इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, इंटरनली जनरेटेड जो गुडविल होता है उसको तो मेजर नहीं करना है, लेकिन इंटरनली जनरेटेड दूसरा जो इंटेंजिबल एसेट होता है, ठीक है, उसको, उसके बारे में हमको स्टैंडर्ड बोलता है कि कैसे करना है अकाउंटिंग। अब देख, फॉर एग्जांपल मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है कंपनी के लिए, लेकिन समझो कि वो सॉफ्टवेयर में कैसा होना चाहिए, मैं अकाउंटिंग कर पाऊँ, इनकम टैक्स का कंप्लायंस कर पाऊँ, जीएसटी कर पाऊँ, सब ऑल इन वन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो पहले मैं देखूंगा, पहले मेरे को एक कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी, पहले मैं रिसर्च करूंगा उस पर कि ऐसा कोई बन सकता है क्या सॉफ्टवेयर। 2-3 सीए से पूछूंगा, 2-3 एक्सपर्ट से पूछूंगा, तो उसके लिए कुछ कॉस्ट होती है। तो वो कॉस्ट जो रिसर्च फेज में इंकर करते,
उसका क्या करना है? पहले तो रिसर्च करना पड़ेगा कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बन सकता है क्या। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सॉफ्टवेयर का। तो पहले रिसर्च करना पड़ेगा, उसके लिए कॉस्टिंग करोगी। नॉलेज नॉलेज इट इज ऑल अबाउट एक्वायरिंग नॉलेज, कैसा हो सकता है क्या। तो रिसर्च में जो कॉस्ट इंकर होगी उसको हमको डायरेक्ट एक्सपेंस आउट करना है व्हेन इट इज इंकर्ड। रिसर्च फेज में जो भी एक्सपेंस इंकर होगा हमको उसको एक्सपेंस आउट करना है, ठीक है। उसको हमको इनटेंजिबल एसेट में रिकॉग्नाइज नहीं करना है, क्योंकि हमको अभी पता ही नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर बनेगा कैसे बनेगा, हम अभी रिसर्च कर रहे हैं। अब सेकेंड स्टेज है, हमने रिसर्च कर ली क्या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बन सकता है। तो रिसर्च तो कर ली हमने, अब उसको अप्लाई करना है, ठीक है। अब उसको हम अप्लाई करेंगे। अब पहले हमने पूछा 2-3 सीएस को, 2-3 एक्सपर्ट्स को कि ऐसा हो सकता है क्या, उसका कॉस्ट इंकर हो गया। अब हम उसको सॉफ्टवेयर को बनाना है, सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, इंजीनियर्स लगेंगे, दूसरे और सीएस लगेंगे, एक्सपर्ट्स लगेंगे। हमको अभी आइडिया है, हमारे पास रास्ता है कि हमको ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, पूरा रोड मैप है हमारे पास। पहले रिसर्च था, रिसर्च फेज में जितना कॉस्ट इंकर हुआ वो एक्सपेंस आउट होगा। अब नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट फेज। तो डेवलपमेंट फेज मैंने अभी बोला, सेकेंड फेज आ गया डेवलपमेंट फेज। तो उसमें जो कॉस्ट इंकर होगा वो हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशंस है। अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो गई तो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अगर नहीं हुई फुलफिल कंडीशंस तो हम उसको एसेट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं कि कंडीशंस क्या है। An intangible asset arising from development shall be recognized only if an entity can demonstrate all of the following. हम देखना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशंस है। टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल एसेट, मेरे पास रोड मैप है, वो इंटेंजिबल एसेट डेवलपमेंट में है, लेकिन इट इज फीजिबल, इट इज टेक्निकली फीजिबल दैट आई विल कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट। रोड मैप है मेरे पास। सेकेंड कंडीशन क्या है? इट्स इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट, डेवलपमेंट में फेज, तो इंटेंशन है कि ये इंटेंजिबल एसेट कंप्लीट हो जाएगी। एबिलिटी है, थर्ड कंडीशन क्या होता है? एबिलिटी टू यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट डेवलप हो जाएगी, आई हैव द एबिलिटी टू यूज दैट इंटेंजिबल एसेट और मे बी टू सेल दैट इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? मेरे को पता है उससे बेनिफिट मिलने वाला है, याद है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमने डिस्कस किया था। रिकॉग्निशन की फर्स्ट क्राइटेरिया, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स शुड फ्लो टू द एंटिटी। फिर क्या है वो अगला कंडीशन क्या है? मेरे को पता है कि एग्जिस्टेंस है मार्केट में, आइदर फॉर द आउटपुट ऑफ इंटेंजिबल एसेट और फॉर द इंटेंजिबल एसेट इटसेल्फ, उसका मार्केट है और उसकी यूजफुलनेस का पता है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? रिसोर्सेस है मेरे पास टू कंप्लीट द डेवलपमेंट, और मुझे पता है कि इट्स एबिलिटी टू मेजर रिलायबली द एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू द इंटेंजिबल एसेट ड्यूरिंग डेवलपमेंट, उसको मैं रिलायबली मेजर कर पा रहा हूं। तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज एन एसेट, ठीक है। पहले तो हमने देखा रिसर्च फेज। रिसर्च फेज में तो सीधा एक्सपेंस आउट करना है। डेवलपमेंट फेज में अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज एन इंटेंजिबल एसेट। तो नेक्स्ट क्या बोलता है? कॉस्ट ऑफ एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, मैंने बोला था आपको इंटेंजिबल एसेट जो होता है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि उसको रिकॉग्निशन नहीं करनी है। अब डेवलपमेंट फेज में भी समझो इंटरनली जनरेटेड होता है इंटेंजिबल एसेट, तो अदर देन गुडविल का क्या, लेकिन इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स रहेगा, अपने ब्रांड क्रिएट किया इतने सालों में, कस्टमर लिस्ट है, तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? उसका तो कॉस्ट तो मेजर नहीं कर पाओगे, तो उसकी रिकॉग्निशन नहीं करनी।
और इंड एस तो स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है, एक बार आपने एक्सपेंस आउट कर दिया इंटेंजिबल एसेट तो आप फिर से उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे एज एन इंटेंजिबल एसेट। आपने एक बार एक्सपेंस आउट कर दिया ना, बात खत्म। देखो सेकंड पॉइंट में लिखा है इंड एस 38 प्रोहिबिट्स री इंस्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था, द कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट इज द सम ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड from the date when the intangible asset first meets the recognition criteria and the condition related to development phase। आपको पता है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगी और कंडीशंस जो मैंने डेवलपमेंट फेज की बताई थी वो कंडीशन फुलफिल हो गई तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो उसको। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि एक्सपेंडिचर ऑन एन इंटेंजिबल एसेट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। अब रिकॉग्नाइज तो कर दिया है इंटेंजिबल एसेट, जो आपको एक्सपेंडिचर आप इंकर करते हो तो आपको उसको एक्सपेंस आउट करना है। अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फिर भी फुलफिल करती है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के लिए भी तो आप उसको एज एन इंटेंजिबल एसेट में रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, अब इंटेंजिबल एसेट्स को हमने देखा इनिशियली तो कॉस्ट पे मेजर करना है, लेकिन उसके बाद कैसे मेजर करेंगे, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या करेंगे, तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया कॉस्ट मॉडल या तो रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर आप कॉस्ट मॉडल चूज करते हो तो उसको कैसे करेंगे, रिकॉग्नाइज कॉस्ट लेस एनी एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड एनी एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। अगर कॉस्ट पे तो कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो, और आप अगर रीवैल्यू कर रहे हो तो आपको सारी एसेट्स जो एक क्लास की है तो उनको सारों को रिवैल्यू करना है, ऐसा नहीं एक एसेट को किया एक एसेट को नहीं किया। इफ एन इंटेंजिबल एसेट इज अकाउंटेड फॉर यूजिंग revaluation model तो all the other assets in the same class shall also be accounted for using the revaluation model। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स जो कॉस्ट पे तो हमने डिस्कस किया, अब रिवैल्यूएशन मॉडल है उसको कैसे करेंगे। तो रिवैल्यूएशन मॉडल में अपने को फेयर वैल्यू देखना है ईयर एंड पे कि कितना फेयर वैल्यू है, फिर उसमें से एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन लेस करना है और सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस वो भी लेस करना है। ठीक है, समझो गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू इंटेंजिबल एसेट मिलती है, तो गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू मिलती है इंटेंजिबल एसेट, तो वो इंटेंजिबल एसेट्स अगर नॉमिनल वैल्यू पे हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम उसको भी फेयर वैल्यू पे लेके आ सकते हैं थ्रू रिवैल्यूएशन मॉडल। अपने पास दो ऑप्शन है, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल। तो वो गवर्नमेंट ग्रांट्स के थ्रू जो एसेट मिला है उसको भी वो अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब रिवैल्यूएशन तो करेंगे बता दिया, अब रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट क्या है, रिवैल्यूएशन गेन और लॉस का, ये सेम हमने इंड एस 16 में किया था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपको मैं वापस ये स्टैंडर्ड में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, बहुत ईजी है। फर्स्ट टाइम आप रिवैल्यू कर रहे हो, आप पहले फर्स्ट टाइम रिवैल्यू कर रहे हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया कोई एसेट को, अब अगर डिक्रीज होता है रिवैल्यूएशन में तो उसको डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओ, डिक्रीज हुआ सीधा प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट टाइम रिवैल्यू कर रहे हो, फर्स्ट टाइम में इंक्रीज हो गया, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेके जाओ, ओसीआई, ओसीआई में लेके जाओ, ओसीआई में लेके गए, फिर उसको कहां पे एक्यूमुलेट करोगे इक्विटी में अंडर द हेडिंग ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो रिवैल्यू, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, डिक्रीज हुआ प्रॉफिट एंड लॉस, इंक्रीज हुआ ओसीआई। ठीक है, अब सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में ये देखने का कि पहले हमने क्या किया था, वही एसेट का हम सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर हो गया, अब सेकेंड ईयर में हम वापस रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। सेकेंड टाइम रिवैल्यूएशन करोगे तो क्या देखने का, आपने फर्स्ट टाइम क्या किया था वो पहले देखने का। फर्स्ट टाइम आपने डिक्रीज किया था, तो डिक्रीज किया था पीएनएल में लेके गए रहेंगे,
अब इंक्रीज कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम आपने पीएनएल में लेके गए डिक्रीज करने के टाइम, तो अब इंक्रीज करते टाइम ओसीआई में नहीं लेके जाने का, जितना अमाउंट डिक्रीज किया था उतना पीएनएल में लेके जाने का, रिमेनिंग ओसीआई में लेके जाने का। समझा? अब उल्टा केस, अपने सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन कर रहे हो, तो पहले आपने इंक्रीज किया था, तो आपका ओसीआई में क्या रहेगा और एक्यूमुलेट हुआ रहेगा इक्विटी में। अब आप डिक्रीज कर रहे हो, तो अब जो डिक्रीज कर रहे हो ना, पहले जितना ओसीआई में लेके गए थे ना, जितना एक्यूमुलेटेड इक्विटी में पड़ा है ना रिवैल्यूएशन से बोलो इसमें, उसमें पहले उतना अमाउंट उधर एडजस्ट करने का, और रिमेनिंग डिक्रीज जो है वो पीएनएल में लेके जाने का। वापस बोलता हूँ, मैंने इंडिया 16 में भी डिस्कस किया है, अब ये स्टैंडर्ड में भी मैं वापस डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन कर रहे हो, डिक्रीज है पीएनएल, इंक्रीज है ओसीआई, खत्म। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन पहले देखने का फर्स्ट टाइम क्या किया था। फर्स्ट टाइम आपने क्या किया था, डिक्रीज हुआ था, डिक्रीज हुआ था पीएनएल में लेके गए थे, ठीक है। अब इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज डायरेक्ट ओसीआई में नहीं लेके जाने का, जितना पहले पीएनएल में लेके गए थे उतना पीएनएल में एडजस्ट करो, रिमेनिंग ओसीआई, ठीक है। उल्टा केस, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन है, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन है, डिक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, पहले आपने इंक्रीज किया था, इंक्रीज किया था ओसीआई में, ओसीआई के थ्रू रूट किया था, ओसीआई में गया था, अब डिक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज डायरेक्ट पीएनएल में नहीं लेके जाने का, एडजस्ट करने का ओसीआई में से, बैलेंस पीएनएल, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे ये स्लाइड में, एक बार रीड कर लेना, समझ आ जाएगा। और इंडिया 16 में भी मैंने इसको अच्छी तरह से समझाया है, आप उसमें भी मेरा वीडियो है, उसमें भी देख सकते हैं। यूजफुल लाइफ, अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट यूजफुल लाइफ से होगा, और यूजफुल लाइफ के बेसिस पे उसको अमोर्टाइज करेंगे। हमको पता है जो एसेट की यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो हम उसको 5 साल में करेंगे। हमको पता है 10 साल है उसकी यूजफुल लाइफ, तो 10 साल में करेंगे। सिमिलर टू टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स के लिए भी होता है, बस टेंजिबल एसेट में उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, यहाँ पे उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। लेकिन समझो इनटेंजिबल एसेट की इनडेफिनाइट यूजफुल लाइफ है, हमें पता ही नहीं कितनी है उसकी यूजफुल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, पार्किंग राइट गिवन बाय बीएमसी या सोसाइटी, आपको पार्किंग राइट दी गई है, आप यहाँ पे गाड़ी लगा सकते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं कितने साल के लिए आपको ये पार्किंग राइट मिले, तो वो इनडेफिनाइट यूजफुल लाइफ है। तो ये केस में आपको अमोर्टाइज नहीं करना। दो चीज़ है अमोर्टाइजेशन के लिए, या तो आपको पता है कि उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, या तो इट इज फाइनाइट यूजफुल लाइफ और इट इज इनडेफिनाइट यूजफुल लाइफ। तो फाइनाइट यूजफुल लाइफ में उसको अमोर्टाइज करो यूजफुल लाइफ के बेसिस पे, इंडेफिनाइट यूजफुल लाइफ रहेगा उसको अमोर्टाइजेशन नहीं करना। बट यू हैव टू टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली, ऐसा नहीं कि जब भी इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स आएगा तभी करना है। हाँ, इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स आएगा तभी तो करना ही है आपको टेस्ट, लेकिन आपको एनुअली भी इसको टेस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिव्यू ऑफ यूजफुल लाइफ असेसमेंट। अगर हमने उसको इंटेंजिबल एसेट में समझो पार्किंग राइट्स मिले, हमको पता है कि उसका इंडेफिनाइट यूजफुल लाइफ, तो हमको देखना पड़ेगा कि रिव्यू करना पड़ेगा हर पीरियड में to determine whether events and circumstances continues to support an indefinite useful life। हमको पता है indefinite useful life है, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि कोई इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस है क्या वो अभी भी उसको सपोर्ट करता है क्या indefinite useful life को, कि चेंज हो गया, कि अभी वो finite useful life हो गया। अगर ऐसा है, if there is change in useful life assessment from indefinite useful life to finite useful life, then it should be accounted for as a change in accounting estimate, ठीक है। रिकॉग्निशन, आपको इंटेंजिबल एसेट को डी रिकॉग्नाइज कब करना है। इंटेंजिबल एसेट को आपको डी रिकॉग्नाइज तब करना होगा कब, जब डिस्पोजल करोगे, कि आपको पता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले। रिकॉग्निशन की कंडीशन थी हमारी कि हमको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अभी पता है कि इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने ही नहीं वाला है, तो उसको डी रिकॉग्नाइज तो करो,
अब जो गेन और लॉस होगा डी रिकॉग्निशन से, तो उसका क्या करेंगे? इट शुड बी रिकॉग्नाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सो यस, दैट्स ऑल फ्रॉम मी। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।